चलें फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, और अगर किसी का मिस हो जाए। अच्छा, इसमें अब कुछ अहम अनाउंसमेंट्स हैं रिगार्डिंग द कोर्स PPIST। आपको जो 2 असाइनमेंट्स सेमेस्टर में मिली थी, जो आपने मुझे सबमिट की थी ऑनलाइन, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 PPIST की, वो जो केस स्टडीज़ आपको दी थी मैंने, एक तो शायद ग्रुप में थी और एक शायद इंडिविजुअल थी, तो वो आपने हार्ड कॉपी फॉर्म में लेकर आनी है साथ कैंपस। तो आपके मिड टर्म जो हैं वो 22 फेब से जो हैं वो स्टार्ट हैं, और यस 22 फरवरी से ये मेरा ख्याल है अनशेयर हो गया दोबारा। ये आप देख सकते हैं, आपके मिड टर्म 22 फरवरी से कैंपस पे स्टार्ट होंगे। 22 फरवरी को मंडे होगा, तो आपने ये लेकर आनी है असाइनमेंट जो है हार्ड कॉपी में, और मुझे आपने सबमिट कर देनी है। किस दिन सबमिट करनी है? जिस दिन आपका पेपर होगा, PPIST का मिड टर्म होगा, मिड टर्म के दिन आप सारे स्टूडेंट्स ने उसकी हार्ड कॉपी जो है वो मुझे सबमिट करनी है, ताकि उसका रिकॉर्ड कोर्स फाइल में भी लग सके और आपके मार्क्स भी उसके जो हैं वो LMS पे अपलोड हो सकें। तो ये आपने A4 के पेपर्स पे प्रिंट करके वही असाइनमेंट जो आपने मुझे ईमेल की थी, चेंज नहीं करनी है आपने, वही असाइनमेंट आपने लेकर आनी है और वो सबमिट करनी है। उसके बगैर आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड नहीं होंगे LMS पे। ओके, तो अब चलते हैं हम एज यूजुअल कोर्स आउटलाइन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर जो हमने कंबाइन की थी उसका क्या फिर करना है? वो भी आप जो 2 स्टूडेंट्स जिन दो ने मिलके बनाई थी, वो दोनों अपने रोल नंबर्स जो हैं वो, मतलब वो एक ही कॉपी सबमिट करेंगे, लेकिन रोल नंबर्स ग्रुप के होंगे। जो दोनों स्टूडेंट्स थे उनके रोल नंबर और नेम्स जो हैं वो आपने ऊपर मेंशन कर देने, कॉपी उसकी एक ही सबमिट होगी। तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स थे वो अपनी अलग अलग जमा करा दें, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो पहले तो ग्रुप था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अलग अलग मुझे असाइनमेंट सबमिट कराई, मतलब बाद में वो स्प्लिट होकर इंडिविजुअल हो गए थे, तो वो भी अपनी इंडिविजुअल जो हैं वो जमा कराएंगे, और वही आपने भेजनी है जो आपने मुझे सबमिट की थी ईमेल में। और मिड टर्म जिस दिन आपका होगा उस दिन आपने मुझे वो सबमिट करानी है। तो ये भी एक और अनाउंसमेंट हो गई। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ एज़ यूजुअल, सेकंड पार्ट में हम पहले वो एकेडमिक कैलेंडर देखा करते थे, जो कि हमें टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार ऑफिस UT लाहौर से रिसीव होता था, और देन वी यूज टू लुक एट द कोर्स प्लान। सो कोर्स प्लान जो है आपका, इम्तिहान इसी कोर्स प्लान के हिसाब से होगा, मिड टर्म भी। आप देख सकते हैं जो वीक 8 तक आपने चीज़ें पढ़ी थी वो इसमें इंक्लूड होगा आपके मिड टर्म के अंदर, और उसके बाद तो आप कैंपस पे ही होंगे फाइनल टर्म का। आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे लिखा भी हुआ है। तो साइबर क्राइम जो है, हम उसका इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने उसके कुछ लॉस जो हैं वो साइबर क्राइम के हवाले से हमने देखे थे। तो आज की क्लास में हमने ब्रीफ कोर्स रिव्यू करना है, और फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग जो हैं उनको भी हमने आज की ही क्लास में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो ये कोर्स रिव्यू एंड फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग जो है वो हम करेंगे। जहाँ तक बात है वो सेमिनार की, तो उसकी मेरी डिस्कशन हुई थी, और वो जब आपकी कैंपस एक्टिविटीज़ बहाल हो जाती हैं तो ऑन कैंपस जो है वो इंशाल्लाह सेमिनार आपका अरेंज करवा देंगे, जो कि हर साल 2-3 सेमिनार्स होते हैं। उसमें इंशाल्लाह FIA की जो साइबर क्राइम विंग है वहाँ से प्रॉपर थ्रू फॉर्मल चैनल जो है वो आपका एक सेमिनार सिर्फ आपकी क्लास के लिए नहीं बल्कि जर्नल सा हो जाएगा, जिसमें फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस रचना में जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम तब अरेंज करा लेंगे, और अभी हम अपना जो है कोर्स उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कोर्स रिव्यू एंड फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग जो है वो हमने सारा बेस का 5th चैप्टर तो खैर हमने कर ही लिया था जहाँ तक। अभी मैं आपसे बुक भी शेयर कर लेता हूँ।
So let me open the reference book, A Gift of Fire, 4th edition by Sarah Bass, and we go to its 5th chapter. And let me close the course outline and share with you the okay. So आपकी जो क्लास थी आज कोई 10 से 12 मिनट लेट स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं लैब मैनुअल्स चेक कर रहा था मैकेनिकल के। तो फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया रिगार्डिंग क्लास, तो फिर मैंने जो है वो आपकी जो साइन इन कर लिया टीम्स, क्योंकि 2 बजे मैकेनिकल वालों का पेपर होता है, तो उससे पहले उनका वाइवा जो है शेड्यूल्स हैं ग्रुप्स में, और अभी भी 12 स्टूडेंट्स उनके रहते हैं जिनका कल जो है वो वाइवा होगा उनके पेपर के दिन। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें कि हम आखिरी 2 हफ्तों में we were studying cyber crime from Sarah Bay's 5th chapter, that is a reference book, A Gift of Fire, 4th edition, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था साइबर क्राइम का, और इसमें हमने मैं साइबर क्राइम वाले टॉपिक को कंक्लूड करूंगा आज के स्टडी ऑब्जेक्टिव्स में, फिर मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दूंगा कोर्स का, और तीसरी चीज़ जो आज करनी है फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये 3 बातें मुझे करनी है आपसे। और अगर आपका मिड टर्म के सिलेबस के हवाले से कोई सवाल हो तो आपने आज की ही क्लास में कर लेना है, और मुझे मैसेजेस बाद में इंडिविजुअल नहीं करने, क्योंकि एक जैसे ही सवाल होते हैं तो क्लास में आप जो है वो भूल जाते हैं सवाल पूछना, और फिर मैसेजेस जो है उस पर व्हाट्सएप पे मुमकिन जब ये ऑनलाइन चल रहा था तब तो पॉसिबल था, लेकिन अभी 2 सेशन मेरे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ 17 और 20 मैकेनिकल, 17 CS और 20 मैकेनिकल, तो उसकी वजह से इतना टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा कि मैं इंडिविजुअल क्यूरीज आपकी व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकूँ रिगार्डिंग सिलेबस। तो अगर आपका कोई सवाल हो आपने आज की ही क्लास में पूछ लेना, और मुझे व्हाट्सएप पे आपने इंडिविजुअल मैसेजेस जो हैं वो इंटरटेन नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अभी बहुत बिजी है ये सारा वीक, भी सैटरडे तक पेपर है, सैटरडे को मेरा ही पेपर है, सो वीकेंड भी फ्री नहीं है, और वाइवाज और साइक मोटर और दूसरी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो अभी जो मंडे को भी जो लास्ट फ्राइडे था उसमें भी 5:15 तक कैंपस ऑन था, सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि पूरे सेमेस्टर के बाद 17 और जो 20 सेशन है वो कोई 8 वीक्स के बाद जो है ऑन कैंपस आए हैं। सो आपकी सिलेबस की क्यूरीज, इंडिविजुअल क्यूरीज व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होंगी। कोर्स आउटलाइन आपके पास है, वेल डिफाइंड है, उसमें टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, CLOs भी लिखे हुए हैं, और आपका क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन चला है सेमेस्टर पूरा, तो आपको पता है सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, वहाँ जाके आप लेक्चर्स भी प्ले कर सकते हैं। स्टिल आपकी कोई क्यूरी हो तो आप आज की क्लास में फील फ्री टू आस्क मी अबाउट द एग्जाम सिलेबस और एनी क्यूरी रिगार्डिंग मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड देन यू विल बी ऑन कैंपस एंड यू कैन आस्क सच क्वेश्चंस ऑन द कैंपस। लेकिन असाइनमेंट जो है वो मैंडेटरी है, मिड के पेपर के दिन आप घर से ही प्रिंट करके आ जाइएगा दोनों असाइनमेंट्स, वो आपने हार्ड कॉपी सबमिशन करनी है, क्योंकि वो मुझे आपकी साइकोमोटर एवैल्यूएशन के वीक्स में उनको चेक करना है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द बुक। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगा मिड टर्म के हवाले से। मैं अपनी एक्टिविटी जो है वो 30 to 40 मिनट्स में कवर कर लूँगा, और उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो क्लास के बारे में, आज की लास्ट क्लास के बारे में, या स्पेशली रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स क्विकली गो टू दी रिव्यू ऑफ लास्ट 2 वीक्स जो कि हम कवर कर रहे थे टॉपिक साइबर क्राइम का। सो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने मोड ऑफ इसमें जो पहला पार्ट था बुक में वो था मोड ऑफ साइबर क्राइम। तो इसने थोड़ी सी एवोल्यूशन दी थी कि 19th सेंचुरी में पहले जो क्राइम का जो सिनेरियो होता था वो हॉर्स बैक पे होता था, फिर 20th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स आ गई यानी कि कार्स,
तो वो इस्तेमाल होने लगी रॉबरी के अंदर, बाइक्स एंड कार्स एट्सेट्रा। और अभी जो है इंफॉर्मेशन एज 21st सेंचुरी, इसमें घर में बैठे हुए आप किसी कंप्यूटर पे बैठ के तो मज़े से लिहाफ में बैठे हुए आप वो क्राइम कमिट कर सकते हैं। और उसका ये तो हो गया आपका मोड। फिर उसने बात की है, राइटर ने इसमें रेफरेंस के साथ बात की है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। जो आपके कैजुअल क्राइम्स होते हैं उसमें आप देखें पर जो रॉबरी है या थेफ्ट है उसकी एवरेज लॉस है अराउंड द वर्ल्ड $2500 टू $5000 ऑन एवरेज। और जो साइबर क्राइम है उसकी एक जो एक्टिविटी होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी, उसका इम्पैक्ट $1 लाख है। तो 20 से 40 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट है साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ का। सो ये न्यू मोड ऑफ क्राइम है, रिलेटिवली न्यू मोड ऑफ क्राइम है। क्राइम तो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था जी उस लेक्चर में। फिर फाइनली हमने लॉ की बात की थी, जो कि हमारा वीक 16 का टॉपिक था कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं साइबर क्राइम्स में। क्योंकि ये ऐसे तो क्राइम्स होते नहीं, कन्वेंशनल क्राइम्स, जिसका किसी ख़ास मुल्क या जियोग्राफी से ताल्लुक़ हो। जैसे अगर कोई फिज़िकल रॉबरी किसी बैंक की होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट की उस ख़ास रियासत, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिफरेंट रियासत की अमेलगमेशन है, तो उस ख़ास रियासत का लॉ उस पर अप्लाई होता है। अगर पाकिस्तान में सपोज़ कोई इस तरह का फ़िज़िकल क्राइम होता है, कोई बैंक रॉबरी होती है, कोई थेफ्ट होती है, कोई कार स्टीलिंग होती है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पैनल कोड जो है वो अप्लाई होगा। या जिस तरह पाकिस्तान की रियासत है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसमें वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर्टिकुलर रियासत का वो अप्लाई होगा। इसके साथ साथ कुछ प्रोविंशियल एक्ट्स भी हैं जो फेडरल से हटकर हैं। कवानीन में कुछ फ़र्क है, जिस तरह कस्टम लॉज में फ़र्क है। हर सूबे के जो टैक्सेशन लॉज हैं उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंट है। इसी तरह फैमिली लॉज जो हैं आपके, उसमें फ़र्क है प्रोविंस टू प्रोविंस, थोड़ा बहुत 19-20 का। तो वो भी डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी हो जाती है लॉज की कि आप किस जुरिस्डिक्शन में है। इसी तरह फाटा फाना जो हमारे शुमाली इलाके जात कहलाते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, और जो एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके ऊपर कुछ और तरह के कवानीन जो हैं वो लागू होते हैं, जिसमें टैक्सेशन भी और हर तरह के जो लॉज हैं उनके लिए थोड़े से डिफरेंट हैं। तो लॉ की हमारी वीक 16 का जो टॉपिक था कि साइबर क्राइम तो किसी एक जगह पे होते नहीं, इसमें यूजुअली सर्वर या कंप्यूटर, अगर पाकिस्तान में है तो हो सकता है कि रॉबरी जो है वो किसी साउथ अफ्रीका की या ऑस्ट्रेलिया की कंट्री में हो रही हो। तो हमने इसमें केस स्टडीज़ ली थी, एग्जैक्ट की केस स्टडी हमने इसमें देखी थी, और पीयर टू पीयर नेटवर्क शेयरिंग की हमने पायरेट बे की केस स्टडीज़ में डिस्कस की थी। तो ये साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन 3 हवालों से हमने लिया था जी: एवोल्यूशन, इम्पैक्ट, लॉ। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ये 2-3 बार रिपीट किए हैं, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में इसने बहुत अच्छे तरीके से, राइटर ने जो है इस बुक के सारा खुलासा दिया इस टॉपिक का, और फिर पूरे चैप्टर में बाकी इसने उसी को एक्सपैंड किया। ठीक है, तो फिर आपने हैकिंग की टेक्निकल डेफिनेशन देखी, यहाँ पे जर्नल इंट्रोडक्शन था, फिर हमने टेक्निकल इंट्रोडक्शन देखा, और हमने देखा ये जेनेरिक कॉन्टेक्सचुअल टर्म है, और जो कॉन्टेक्सचुअल और जेनेरिक टर्म्स हैं, और ये रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से। तो इसमें लोगों की परसेप्शन इस टर्म के बारे में वो बहुत मैटर करती है। तो वो हमने देखा था इसमें कौन कौन से फेजेस हैं। 60s और 70s के फेज़ में हैकिंग से क्या मुराद था, हैकर्स किन लोगों को कहते थे, वो एक आपकी पॉजिटिव जो है वो टर्म के तौर पे इस्तेमाल होता था, क्योंकि कंप्यूटर बेस बहुत कम थी। एंथ्यूजियास्ट्स, प्रोग्रामर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते थे, या साइंटिस्ट या यूनिवर्सिटीज़ या कॉरपोरेशंस। 70s टू 90s में जो है नेगेटिव मीनिंग्स हैकर्स के बारे में और हैकिंग के बारे में इमर्ज होना शुरू हो गया। अब देखें ये फेज़ 2 है, जेनेरिक टर्म है, साइंटिफिक टर्म तो है नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1000 साल पहले एडिशन का मतलब भी प्लस करना होता था और 1000 साल बाद भी प्लस करना ही है। या अगर आज से 40-50 साल पहले सी प्लस प्लस में फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर नहीं फंक्शन ही होता था, तो आज भी वो फंक्शन ही है। 50 साल बाद उसकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो गई कि फंक्शन जो है वो क्लास बन जाए या स्ट्रक्चर बन जाए, वो वही रहता है। तो generic terms change over the period of time, especially those related with the human behavior which is very dynamic, और लोगों की परसेप्शन भी इसके अंदर रोल प्ले करती है। तो फेज़ 2 में हमने देखा था नेगेटिव स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे यूज़र बेस बढ़ रही थी, और फेज़ 3 के अंदर तो अब
majority, large portion of people consider it as a negative term जो हैकिंग थी। तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी और इसको बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया था, एक एक फेज़ को, जॉय ऑफ प्रोग्रामिंग, हर किसी के अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली थी, पाकिस्तान के हवाले से भी। इंटरनेशनल एग्जांपल्स तो बुक में भी दी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आप वो लेक्चर जो अपलोडेड है उनको सुनेंगे तो आपको वो फिर से याद आ जाएगा। तो ये तीनों फेजेस हमने बड़ी तफसील के साथ एक लेक्चर में जो है वो आपके साथ शेयर किए थे। तो ये हमने ज़रा टेक्निकल ओवरव्यू लिया था हैकिंग का। और इसके बाद हमने मोड्स ऑफ हैकिंग डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो लास्ट वीक। हैक्टिविज्म और पॉलिटिकल हैकिंग क्या होती है, ठीक है, और किस मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। 5th जनरेशन वॉरफेयर को भी हमने इसमें डिस्कस किया था। और अमेरिकन इलेक्शंस की भी हमने इसमें मिसाल ली थी कि उसमें रशिया को अक्यूज़ किया गया था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसे हैक्टिविज्म भी बोलते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। सो ये 5th जन वॉरफेयर टूल्स हैं। आप देखें, पहले तो हैकिंग एक सिंपल टूल था जो कि क्राइम्स के लिए इस्तेमाल होता था, अब इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो गई। फिर हमने देखा कि हर मुल्क के अंदर स्टेट लेवल पे आपके जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के विंग्स हैं, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी और स्टेट इंटरेस्ट को प्रोग्रेस करने के लिए भी। जो साइबर क्राइम विंग्स हैं वो नेशनल लेवल पे कई इदारे हैं, हमने FIA की मिसाल ली। और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कोई भी कंट्री हो उसके अंदर डिफरेंट विंग्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं स्टेट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए और स्टेट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग हैक्टिविज्म। तो इसमें हमने वो मुख्तलिफ केस स्टडीज़ का भी जिक्र किया था, जिस तरह पनामा है, विकीलीक्स है, बहुत सी दूसरी आप देख सकते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो टूल्स हैं वो इसमें हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने हैकर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स को भी, एज सिक्योरिटी रिसर्चर को भी हमने देखा था कि इनको क्यों पूरी तरह ख़त्म नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इस वजह से आप सिक्योरिटी फ्लॉज जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनका तदारुक के लिए भी काम करते हैं। इसमें हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की, कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है वो हैकर्स की, वाइट हैकर्स की लिस्ट पब्लिश करती है हर साल। 100 टॉप वाइट हैकर्स की लिस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश करती है। बल्कि मैं, मेरा ख्याल है आपको वो आज लिस्ट ओपन करके दिखा भी दूं। और उसमें इंटरेस्टिंगली क्लास फेलो ऑफ माइन अशर, लेट मी शो यू, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नाउ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे BCS की क्लास फेलो थी जी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से 99-2003 हमारा सेशन था, एक ही सेक्शन था। और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये उनकी फेसबुक प्रोफाइल है। ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च सेंटर जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। टॉप 100 वाइट हैकर्स की लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है हर साल। और आप ये देख सकते हैं अशर जावेद, इनका नाम टॉप के ऊपर है। अभी ये डॉक्टर अशर जावेद हैं, जर्मनी से इन्होंने PhD किया। और ये एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा मल्टीपल ईयर्स में इनको जो है ये प्राइज़ जो है वो मिलता रहा है। रूहर यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने वहाँ से PhD की है और बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। और मेरे बैचमेट थे और ये बड़े एजाज़ की बात है कि a class fellow of mine and university fellow as well topped worldwide white hackers list of 2018। ये 2018 की जो है वो लिस्ट है। तो as you can see, वापस चलते हैं जी किताब की तरफ। तो हैकर्स एज सिक्योरिटी रिसर्चर, इसीलिए इनको जो कंपनीज हैं वो ऑपरेट करने देती हैं, क्योंकि ये जो वाइट हैकर्स होते हैं ये सिक्योरिटी फ्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। और हमने इसमें फिर केस स्टडीज़ भी देखी थी। बाज़ औक़ात इनको पता चल जाता है वाइट हैकर्स को कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के सॉफ्टवेयर में फ्लॉ है,
लेकिन स्टिल वो नहीं आइडेंटिफाई करते। रीज़न उसकी क्या होती है कि वो ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को फ्री होना चाहिए, और ये जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा पैसे इससे बना रही हैं, और वो दे लेट इट रन एज इज़, और वो इसको नहीं आइडेंटिफाई करते। लेकिन कंपनीज जो हैं अब उन्होंने ना फाइनेंशियल रिवॉर्ड स्कीम निकाल दिया। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर बताए टॉप 100, तो इन 100 रिसर्चर्स को बहुत हैंडसम अमाउंट जो है वो ईयरली माइक्रोसॉफ्ट पे करता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मेजर फ्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में, जो कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जिनसे पैदा होती है उनको ये शो करते हैं। इसी तरह से फेसबुक की भी एक लिस्ट आती है वाइट हैकर्स की, और वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करती है, बट दैट इज़ लेस दैन द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अच्छा खासा पे करती है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो क्लाउड का बिजनेस है उसी से ही माइक्रोसॉफ्ट अर्न करता है। और लोगों का ट्रस्ट इसीलिए है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की, और इंडस्ट्री लीडर भी है। जहाँ तक डेस्कटॉप कंप्यूटिंग की बात है, तो अभी तक इसका मुकाबले में जब से इसने टेक ओवर किया है इन 1992 एप्पल को और लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस को, तब से अभी तक इसका कोई डेस्कटॉप कंप्यूटिंग की हद तक जो है वो राइवल नहीं है। ऑल्दो आप सर्वर कंप्यूटिंग में कह सकते हैं, डेटा सेंटर्स में कह सकते हैं कि यूनिक्स और उसके बहुत से फ्लेवर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और रेड हैट और इसके बहुत से कंपिटिटर्स यकीनन मौजूद हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में माइक्रोसॉफ्ट इज़ द किंग, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो सबसे ज़्यादा हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ही हैं। तो वो जो है एक हैंडसम अमाउंट पे करती हैं, और इससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है वाइट हैकर्स को, और वो रिसर्च करते हैं। तो ये भी हमने देखा था कि हैकिंग के पर्सपेक्टिव में, फिर हैकिंग एज फॉरेन पॉलिसी को हमने देखा कि बहुत सी कंट्रीज और मिलिट्रीज अराउंड द वर्ल्ड 5th जेन वॉरफेयर को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें हमने केस स्टडीज़ देखी थी चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स की, रशिया की, और बहुत सी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। स्टक्सनेट के बारे में हमने बात की थी कि इसराइल की जो एजेंसी थी उसका एक सॉफ्टवेयर था, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसने ईरान के जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब किया था। और फाइनली हमने सिक्योरिटी को डिफरेंट पैरामीटर्स में डिस्कस किया था, हैकिंग एंड द स्प्रेड ऑफ वायरसेस, और इसी तरह से सिक्योरिटी वीकनेस की बात की थी कि ये भी एक फैक्टर है। जिस तरह से हैकिंग एक फैक्टर है, उतना ही बड़ा फैक्टर है सिक्योरिटी वीकनेस। और अगर आप सिक्योरिटी फ्लॉस करते हैं, क्योंकि जर्नल यूज़र्स को इतना आइडिया नहीं होता कि फायरवॉल्स और एंटीवायरस की क्या अहमियत है किसी कंप्यूटर पे, या अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो कभी भी आप मोबाइल फ़ोन से अवॉइड करें एंड्रॉयड में, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी लेवल जो है वो आपकी यूनिक्स की किसी डिस्ट्रीब्यूशन से या माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे काफ़ी कम होती है, और आपकी माइक्रो प्रोसेसर पावर भी यूजुअली एम्बेडेड डिवाइसेस की कम होती है। तो उसके ऊपर जो सोफिस्टिकेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, फायरवॉल्स हैं, उनका इंस्टॉल होना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आम यूज़र्स को नहीं पता होती हैं, जिससे सिक्योरिटी वीकनेस और रूम मिलता है, और लोग जो हैं वो हैक इजीली हैक कर लेते हैं सिस्टम। तो हैकिंग के साथ साथ सिक्योरिटी वीकनेस इज़ आल्सो अ मेजर फ्लॉ, और इसमें हमने बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो देखी थी, और हमने ये केस स्टडी भी देखी थी कि इवन यूनाइटेड स्टेट्स के जो सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है, नासा है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इनकी सिक्योरिटी इतनी वीक है कि कोई अंडर ग्रेड स्टूडेंट भी उसको ओवरकम कर सकता है। ये यूएस की अपनी रिपोर्ट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की 2011 की, जिसमें ये देखा जा सकता है। रेफरेंस नंबर 22 बुक में दिया हुआ है। फिर थोड़ा सा इसने इंक्रिप्शन को टच किया था कि वो वैल्यूएबल टूल है जिससे आप सिक्योरिटी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। वन ऑफ मैनी यूजफुल टूल्स है इन सेवरल मेजर थेफ्ट्स ऑफ कंज्यूमर पर्सनल डाटा फ्रॉम रिटेलर्स। इसके अलावा हमने आखिर में हमने केस स्टडी देखी थी कि एक तो इंडिविजुअल कस्टमर को हैक करना है ना, फिर एक ये है जहाँ पे कलेक्टिव डाटा मौजूद है, डेटा सेंटर को हैक करना। जैसे रिटेलर्स होते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं कस्टमर्स के, तो अगर उनका सिस्टम हैक कर लिया जाए तो जो इम्पैक्ट है नुकसान का, फिजिकल लॉस का, वो बहुत बढ़ जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोगों का डेटा हो, वहाँ पे इंडस्ट्री लेवल, कॉरपोरेट लेवल जो हैं वो सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इंक्लूडिंग इनक्रिप्शन। तो वीक सिक्योरिटी सिस्टम इज़ एज मच अ हैजर्ड एज हैकिंग इटसेल्फ इज।
तो ये हमने देखा था, और फिर हमने देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों पे आती है, कंप्यूटर को सिक्योर करने की, साइबर क्राइम से बचने की, डेवलपर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, जनरल यूजर्स के ऊपर भी, यानी सिक्योरिटी वीकनेस को भी आप एड्रेस करें और आप हैकिंग को भी अवॉइड करें। और फाइनली हमने जो है वो लॉ को देखा था, कैचिंग एंड पनिशिंग हैकर्स, और हमने इसमें आपको याद होगा केस स्टडीज डिस्कस की थी कि क्या ये होनी चाहिए पनिशमेंट या नहीं होनी चाहिए साइबर क्राइम की। पहले ऐसे सोचा जाता था। इसमें मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इनिशियली जो ड्रग यूज़ करना इंडिविजुअल किसी का, वो इलीगल नहीं था तकरीबन स्टेट्स में, क्योंकि उससे समझा जाता था कि ये ज़ाती आज़ादी के अंदर आता है। इसमें हमने एग्जांपल ली थी, जैसे कई कंट्रीज़ में सुइसाइड जो है वो लीगल है अभी टू डेट। तो बाद में ड्रग्स पे पाबंदी लगा दी गई क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान हो रहा था। तो इसी तरह से जो वाइट हैकर्स थे, पहले हैबिचुअल प्रोग्रामर्स हुआ करते थे, और ई कॉमर्स और ई बैंकिंग का तो नामो निशान नहीं था 60s में। तो उस वक़्त लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इसमें कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर लॉज की ज़रूरत हुई, और हमने देखा था कि कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे अजान हो रही है, 2 मिनट की खामोशी कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। तो फिर हमने ये लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट यूएस का, और हमने इसमें कहा था कि साइबर क्राइम के लॉज मोर और लेस किसी हद तक सेम है, और कहीं कहीं पे डिफर भी करते हैं, बट प्रिंसिपली दे आर द सेम। और कंप्यूटर लॉज जो हैं वो ज़ाहिर है किसी जियोग्राफिकल लोकेशन से तो लिमिटेड होते नहीं। इंटरनेशनल लॉज को आपको देखना पड़ता है, जैसे हमने इस चैप्टर के शुरू में एग्जैक्ट और पायरेट बे की केस स्टडीज़ को डिस्कस किया था। तो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट को हमने इसमें देखा कि इसमें कौन कौन सी जो है वो क्लॉज आ जाती हैं, और फिर ये इसमें एक्सटेंड हुई थी कुछ क्लॉजेज जब यूएसए पैट्रियट एक्ट जो है वो आया था, और इसके अंदर जो है पनिशमेंट 10 साल तक जो है वो बढ़ा दी गई थी। पहले 3 ईयर थी, फिर 10 ईयर कर दी गई। और इसी तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हैकिंग इंसिडेंट्स व्हिच आई हैव बीन कॉट। तो हैकर्स की कैचिंग भी यूएस पैट्रियट एक्ट के बाद जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो गई थी। और नीचे इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं केसेस की। पहले जो है वो यंग हैकर्स के लिए पेनल्टीज़ जो कम थी, और इसमें काफ़ी डिबेट हुई, हमने ये देखा था। लेकिन उसके अंदर यही था कि उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्राइम को प्रोवोक करेगा। तो ये भी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। क्रिमिनलाइज वायरस राइटिंग एंड हैकर
टूल्स। अब इसके ऊपर भी डिबेट चलती है कि जो हैकिंग टूल्स हैं इनको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंप्यूटर कोड लिखते हैं, या नहीं। क्योंकि अगर इसको क्रिमिनलाइज कर देंगे तो वाइट हैकर्स जो हैं वो शायद ख़त्म हो जाएं, और फिर जो तदारुक करते हैं जिस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज सिक्योरिटी के जो इश्यूज वीकनेस से सामने आते हैं उनको डिटेक्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ओके, फिर हमने देखा था कि जो लॉ था पैट्रियट एक्ट में, उसकी मज़ीद एक्सपेंशन हुई थी, जिसके अंदर जो है वो सोफिस्टिकेटेड इनविजिबल इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी डाल दी गई थी साइबर क्राइम के अंदर, कि अगर आप प्राइवेसी किसी की ब्रीच करते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं, इसको भी इंक्लूड कर लिया गया। क्योंकि पहले 80s में तो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते ही नहीं थे, इसका ज़्यादातर रिवाज जो है वो स्टार्ट हुआ था 1990s के आखिर में। 96 97 में याहू मैसेंजर के ग्रुप्स हुआ करते थे, MSN मैसेंजर ग्रुप्स होते थे, और उस वक्त यही एक सोशल सर्विस प्लेटफॉर्म था। और इन ग्रुप्स के बाद फिर ग्रेजुअली जो है वो फेसबुक तो काफ़ी बाद में जाकर आई, IT ग्रीटिंग्स, और मुझे याद है कि मायरिक चैट मैसेंजर हुआ करता था, जो कि स्मार्टफोन्स भी तब नहीं होते थे, वो व्हाट्सएप की तरह की एक एक्टिव ऐप था जो कि आपके कंप्यूटर पे ही काम करता था। और इस तरह के बहुत से चैटिंग इंजन जो है वो नेट मीटिंग, मायरिक, याहू ग्रुप्स, MSN ग्रुप्स, तो यहाँ से सोशल एक्टिविटी, ई सोशल एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, और फिर बाद में फेसबुक भी आ गया, और लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो है हमारा 5.2 तक जो है हमारा जो सिलेबस है वो हो जाता है जी कंप्लीट। हमने इसमें क्रिमिनल 5.1 और 5.2 इस चैप्टर से हमने पढ़ना था, और इसमें हमने जो है वो मैं वापस कोर्स प्लान की तरफ आपको डायरेक्ट करता हूँ। अब लेट मी शेयर विद यू द कोर्स प्लान अगेन। तो ये जैसा कि आप को पता ही है कोर्स प्लान का, तो यहाँ पे हमारा साइबर क्राइम लॉस पे हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह वीक 16 में कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने लास्ट वीक जो है वो ख़त्म कर लिया था। जो ट्यूसडे की क्लास थी उसमें, जो आपको अपलोडेड फॉर्म में मिली थी, क्योंकि उस दिन मेरा पेपर था विद आई थिंक CS17 के साथ था, या फिर ME 2020 के साथ था, नहीं CS17 के साथ था आई थिंक, लीडरशिप का। तो इस वजह से आई वॉज इन द पेपर, यस एग्जैक्टली CS17 का पेपर था, तो मिड टर्म का, तो मैं वो कंडक्ट कर रहा था, इसलिए आपकी क्लास मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दी थी। और उसमें हमने ये 5.2 जो है इसका कवर कर लिया था, जिसमें साइबर क्राइम एंड इंट्रोडक्शन, उसका टेक्निकल ओवरव्यू, केस स्टडीज, एग्जांपल्स और लॉस, हमने इसमें जो है वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे, और आज मैंने ये इसका रिव्यू भी कर दिया। तो ये हमारा सिलेबस जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके, अब आज का स्टडी ऑब्जेक्टिव जो है, एक तो अब लास्ट 2 वीक्स का रिव्यू हो गया, अब मैंने दूसरा आपको देना है आज शॉर्ट रिव्यू ऑफ द 16 वीक्स, और उसके बाद आपसे मैंने डिस्कस करनी है फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग, और उसके बाद आप फाइनली अपनी जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, या पिछले हफ्ते साइबर वाले टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो कोर्स का रिव्यू शुरू करते हैं, और ये मैं कोर्स प्लान से ही आपके सामने कोर्स का रिव्यू जो है वो शेयर कर देता हूँ। वीक 1 से हमने स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, हमने PPT स्लाइड्स से जो हैं, जो कि जॉन बी की बुक का चैप्टर 1 की स्लाइड्स थी, उससे हमने किया था इंट्रो, जो कि आपके जो कोर्स फोल्डर अपलोडेड है उसमें अवेलेबल हैं, आपने डाउनलोड की होंगी। और वो ऑनलाइन लेक्चर ये सारे आपको अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, जितने भी हमने पढ़े हैं तकरीबन। कुछ उसमें मिसिंग है, जो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने रिकॉर्डिंग नहीं की, शाज़ नादिर जो, या फिर कोई हमारे जो वाइवा के सेशंस हैं इंटरेक्टिव, वो नहीं अपलोड, क्योंकि वो तो इंटरेक्टिव सेशंस थे, जो कि वो CP वाइवास जो असाइनमेंट से रिलेटेड आपके होते रहे, या कभी हमारी डिस्कशन थी असाइनमेंट्स की, ग्रुप्स की, केस स्टडीज़ की डिस्कशन थी। तो 10-11 सेशन जो हमारे इंटरेक्टिव थे वो नहीं रिकॉर्ड थे, मतलब अपलोड नहीं थे, वो इंटरेक्टिव ही थे।
और बाकी जो मिड टर्म से पहले तक तो हमारे रेगुलर इंटरेक्टिव सेशन जो हैं वो चल रहे थे, आपको याद होगा। और मिड के बाद भी कुछ ना कुछ एक दो शायद हुए हैं, तो वो नहीं है। तो बाकी सारे जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारी चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में, जहां हमने पढ़ा है। और उसमें से भी एक या दो जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम ने रिकॉर्ड नहीं किए थे ड्यू टू सम इंटरनेट प्रॉब्लम। तो बाकी सारे जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो हमने ये उन स्लाइड से शुरू किया था, और जॉन डी की बुक भी थी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इसकी बेसिक डेफिनेशन, केस सिनेरियोज और सिंपल सा आइडिया इसका हमने वीक 1 में चैप्टर 1 जॉन डी की बुक से लिया था। फिर बेसिक आइडिया ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, डोमेन ऑफ द कोर्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, इसमें हमने कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था वीक 2 के अंदर। और हमने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की टेक्निकल डेफिनेशन ली थी, प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या होती है, इस कोर्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। आपको याद होगा हमने IEEE का जो पेपर थे इसमें हमने देखे थे, जिसमें से एक पेपर में इस कोर्स का रैशनल बताया हुआ था कि ये BSc लेवल पे क्यों इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें कि अराउंड द वर्ल्ड एकेडमिशियंस जो हैं वो उन्होंने शिरकत की थी। और हमने उसमें देखा था कि इसकी 4 कोर्स की डोमेन्स भी देखी थी, कम्युनिकेशन, एथिक्स, वो आपको याद होगा जो डायग्राम 1 था उस पेपर से। और उसी पेपर में आपने देखा था कि इन दोनों किताबों को रिकमेंड भी किया हुआ था। फ्रैंक बॉट की जो बुक है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो एज ए टेक्स्ट बुक थी उसमें। और सारा बेस की बुक भी उसी पेपर में जो IEEE ACM का था उसमें रिकमेंड की हुई थी। तो उसमें कोर्स प्लान, कोर्स का रैशनल, कोर्स प्लान, बुक्स और सब कुछ दिया हुआ था। तो हमने ये वीक 2 में सारा आइडिया देखा था, और मैंने आपको पढ़ाने के बाद एज स्टडी असाइनमेंट वो पेपर भी दिया था, जो जो कि आपने अभी आपके सिलेबस में शामिल है, वीक 2 में हमने किया था। फिर आपको याद हो हम आ गए थे टेक्स्ट बुक पे अपनी फ्रैंक बॉट की, और हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की थी स्टूडेंट्स, कंप्यूटिंग प्रोफेशन। और आपको याद हो चैप्टर 2 में इसने ऑर्गेनाइजेशन को बताया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज व्यूड बाय वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमने स्टार्ट की थी, इनकॉर्पोरेशन को देखा था, पब्लिक लिमिटेड वगैरह, ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी बेसिक सी। और फिर हम रॉजर स्प्रेसमैन जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके तीसरे चैप्टर में चले गए थे। यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रोल्स ऑफ पीपल इन, के सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोगों के रोल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम आपको याद हो हमने पढ़ा था रॉजर स्प्रेसमैन के चैप्टर 3 से। फिर हमने द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम एंड मैनेजमेंट पिरामिड, ये देखा था कि जो सर ये आपकी प्रेसपैन वाली कौन सी बुक है? ये बेटा उसमें अवेलेबल है, आपके कोर्स फोल्डर अपलोडेड है, फुल नेम उसमें क्या सर जाके इसका? देखें जी। ये आप फुल लेक्चर नेम? देखोगे ना बेटा वीक 3 का, तो आपको उसका नाम पता चल जाएगा और बुक भी आपको पता चल जाएगी। अपना फोल्डर देखें, उसमें रेफरेंस मटेरियल में जाएं, रेफरेंस बुक्स में जाएं, 3 किताबें उसमें पड़ी हुई हैं। और उसमें SC चैप्टर 3 हाईलाइटेड .pdf के नाम से बुक आपकी पड़ी हुई है। और इस किताब का नाम वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय रॉजर स्प्रेसमैन है। अगरचे ये SC के कोर्स में तो आप इसमें से काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन PPIST में हमने सिर्फ इसका एक चैप्टर जो है उसे टच किया था। और इससे अगर आपको याद हो हमने सॉफ्टवेयर टीम्स को डिस्कस किया था, CCCD और DD इसी बुक में से की थी, जिसमें आपको असाइनमेंट भी मिली थी। 1 डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल्ड सेंट्रलाइजेशन और कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन, 3 मॉडल आपने पढ़े थे टीम स्ट्रक्चर के। और ये देखें, ये वीक 5 में भी ये हमारा कंटिन्यू था, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, रोल्स एंड मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, द टीम स्ट्रक्चर एंड टीम पैराडाइम्स। तो इसमें से हमने मेंटाई और का काम पढ़ा था, आपको याद हो कॉन्स्टेंटाइन के हमने पैराडाइम्स पढ़े थे, और उन पैराडाइम्स को हमने मैच किया था जो मेंटाई के टीम स्ट्रक्चर से, उनको हमने कॉन्स्टेंटाइन के पैराडाइम्स के साथ मैच भी किया था, वो भी इसी चैप्टर में था। फिर मैनेजेरियल जो रोल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, वो भी इसमें रोल्स भी लिखे हुए थे, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम भी था, टीम स्ट्रक्चर्स भी थे। और इसी तरह से टीम टॉक्सिसिटी वगैरह जो जैकमैन की रिसर्च थी, जैकमैन, कॉन्स्टेंटाइन और मेंटाई,
3 रिसर्चर का काम हमने इस बड़ा इम्पोर्टेंट इसका चैप्टर था, इससे हमने इसको कवर किया था। तो यहाँ तक हमने 5वें हफ्ते तक जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का इंट्रोडक्शन, ये कोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस कोर्स की डोमेन्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कैसे होती है, इनकॉर्पोरेशन करना यानी कि, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ना बनाए ऐसे ही बिजनेस शुरू कर दें तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। फिर हमने सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर की टीम्स जो कि मेंटाई की रिसर्च थी, फिर कॉन्स्टेंटाइन के पैराडाइम्स हमने देखे थे, क्लोज पैराडाइम, ओपन पैराडाइम, रैंडम पैराडाइम, वो हमने देखे थे और उनको हमने मैच किया था उसके साथ मेंटाई की टीम स्ट्रक्चर्स के साथ, CCCD और DD के साथ। अच्छी खासी इसमें केस स्टडीज़ भी दी थी और असाइनमेंट भी आपको मिली थी। फिर हमने इसी ही टॉपिक में जैकमैन की टीम टॉक्सिसिटी भी पढ़ी थी और उसका तदारुक भी पढ़ा था, और आखिर में WH5 प्रिंसिपल जो था कि 5 सवाल आपने करने हैं, वो भी हमने पढ़ के इस चैप्टर को एंड किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। As you can see, she is at page 55, so we go to page 55. तो ये देखें, यहाँ से हमारा जो है चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ था, और ये वो अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, और ये जो बुक अपलोड हुई है उसमें हाईलाइटेड मिलेगा आपको ये चैप्टर। इसमें हमने देखें 4 P's पढ़े थे, पीपल, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के 4 फैक्टर, 4 P's, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, और इनका हमने डिफ्रेंसिएशन देखा था, फिर प्लेयर्स देखे थे। ये मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम हो गया ना, सीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट, टेक्निकल मैनेजर, प्रैक्टिशनर, कस्टमर, एंड यूजर्स, टीम लीडर्स। इसमें एज की रिसर्च थी, जेरी वेनबर्ग की रिसर्च थी कि लीडर वो होता है जिसमें 3 चीज़ें हों, MOI मॉडल, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज़ और इनोवेशन। और फिर मज़ीद 4 खसूसियात लिखी हुई हैं उसी की रिसर्च से। फिर सॉफ्टवेयर टीम्स आ गई थी, ये मंटाई की टीम्स हैं, 1981 की रिसर्च थी। DD, CD और CC सॉफ्टवेयर टीम्स में हमने ये 3 मॉडल पढ़े थे बड़ी तफसील के साथ, केस स्टडीज़ भी देखी थी, टीम बनाने के फैक्टर्स भी हमने ये पढ़े थे। देखें ये 6 फैक्टर्स टीम फॉर्म करने के, कब कौन सी टीम जो है होनी चाहिए। फिर कांस्टेंट टाइम के हमने पैराडाइम्स पढ़े थे, इसमें से क्लोज्ड, रैंडम, ओपन, और फिर हमने जैकमैन की टीम टॉक्सिसिटी पढ़ी थी, इसमें जैकमैन की रिसर्च देखी थी। फिर हम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इश्यूज़ पे आ गए थे, ये बहुत आसान टॉपिक था, 4 तरह की कम्युनिकेशन थी। फिर हमने प्रोडक्ट को देखा था, सॉफ्टवेयर स्कोप क्या होता है, इसको हमने देखा था, और प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन को हमने देखा था, और प्रोसेस की हमने बात की थी 4P में से। ये मॉडल की तफसील आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, बस हमने देखा था कि प्रोसेस जो है कंप्लीट करने का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स होते हैं। नाम आपको पता होने चाहिए, डिटेल ना इस चैप्टर में ना हमने की थी। और उसके बाद जो है हमने देखा था जी प्रोसेस डीकम्पोजिशन, वही पार्टीशनिंग के अंदर। और प्रोजेक्ट को भी हमने देखा था, जॉन रील की रिसर्च पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हैं वो कब नाकामी का शिकार हो सकते हैं। जॉन रील ने 10 फैक्टर बताए थे, इनमें से कोई भी हो तो आपने ये वाले काम करने हैं। ये वो 5 चीज़ें हैं जिससे उसके तदारुक किया जा सकता है फेलियर को। और ये चैप्टर ख़त्म हुआ था W5HH प्रिंसिपल्स पे, जो कि बैरी बोहम्स की रिसर्च थी। तो ये हमने 2-3 हफ्तों में, और क्रिटिकल प्रैक्टिसेस, ये केस स्टडी थी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की। ये देखें, ये एयरलाइन काउंसिल USAF के अंदर काम करती है, 1999 की रिसर्च थी उनकी। और ये हमने देखी थी कि ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बताए थे जिससे आप जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो आप फेलियर से बच सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ये थी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनली कैसे काम करना है, टीम्स कैसे बनती हैं, मैनेजर्स कैसे होते हैं सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में, उन टीम्स को आप पैराडाइम्स भी कह सकते हैं कॉन्स्टेंटाइन की ज़बान में। और अनप्रोफेशनलिज्म कैसे आता है, जैकमैन ने बताया था कि जी जब आप टीम टॉक्सिसिटी पैदा होती है तो प्रोफेशनलिज्म से दूर चले जाते हैं, उसका तदारुक भी लिखा हुआ है। और जब आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं करते तो वो 10 साइंस हमने देखे थे जिससे प्रोजेक्ट फेलियर का शिकार होते हैं। होपफुली अभी आपको आफ्ताब याद आ गया होगा, है ना।
यस सर आ गया। वो अब आपने बताया था कि पास्ट जो रिसर्च पेपर है उसको भी आपने रीड करना है, तो सर उसमें तो जो प्रिंसिपल्स वगैरह वो है। मैंने आपको वीक 2 में दिया था एज स्टडी असाइनमेंट, और मैंने उसमें कहा था कोई सवाल हो तो आप वीक 3 में 4 में पूछ सकते हैं मुझसे, कि उसमें कोई इश्यूज हैं आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें वो डायग्राम जो है ना सर वो सबसे अहम थी, जिस डायग्राम में वो एरियाज जो हैं वो डिफाइन किए हुए थे, वो भी आपके इसमें देखें, जो आपका फोल्डर अपलोड है उसमें वो भी दी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। साइंस एंड इंजीनियरिंग एथिक्स जर्नल है, जिसमें IEEE CS ACM की जॉइंट टास्क फोर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है, उनका ये पेपर था जी 2001 का। और इसमें जो है ये बताया हुआ था कि प्रियम्बल में कि वाई इज दिस कोर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्यों नेसेसरी हैं, और कौन सी जो हैं आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स हैं जो आप मैनेजमेंट में जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कोलीग से आपने कैसे रखना है, ये इन्होंने प्रिंसिपल दिए हुए हैं। खुद अब आपने क्या करना है, तो ये जो है मैंने आपसे कहा था कि आपने ये पढ़ लेना है। और बड़ी इसमें सीधी सीधी बातें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखी हुई हैं। ये देखें, ये 8 पॉइंट्स इसने यहाँ दिए हुए हैं, इसी को इसने आगे जो है वो बताया। ये शॉर्ट वर्जन है प्रीएम्बल का, ये भी आप कर लें तो काफ़ी है, जिसमें पब्लिक, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट, जजमेंट, मैनेजमेंट, प्रोफेशन, कॉलीग्स एंड सेल्फ, इन 8 चीज़ों के ऊपर इसका फोकस था। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये आपने जो है पेपर पढ़ना था एज ए स्टडी असाइनमेंट। और ओके, तो सर ये वहाँ इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट से, मतलब वैसे तो जी हमने इसको स्टडी कर लिया था सर, हमने इसको स्टडी तो कर लिया था, मतलब अगर स्टडी करना था या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना पार्ट था। ऑफ द सिलेबस है बेटा, क्योंकि ये आपकी स्टडी असाइनमेंट एक ही थी पूरे सेमेस्टर के अंदर, और वो ये पेपर आपने पढ़ना था। इसमें 8 बातें उसने लिखी हुई हैं, बस ये 8 बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है इसका शॉर्ट वर्जन है जॉइंट टास्क फोर्स का। और क्योंकि ये इस कोर्स का खुलासा है बेटा, जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ना, किताब तो तफसील में दी हुई है ना, फ्रैंक बॉट की और सारा बेस की, उसमें ये सारी बातें तफसील से लिखी हुई हैं। ये जो पेपर है आपका, इसमें इन सारी बातों का खुलासा है। IEEE की जो CS ACM की जॉइंट टास्क फोर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है। तो यही 8 बातें जो हैं वो तफसील से आगे किताब में जो हैं वो टेक्स्ट बुक में भी और रेफरेंस बुक में हमने तफसील से जो है इन चीज़ों को पढ़ा है। कहीं पे मैनेजमेंट है, कहीं पे जजमेंट है, कहीं पे आपने प्रोडक्ट की, पब्लिक की बात की है, क्लाइंट और एम्प्लॉयर की बात हुई है, कहीं पे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आ गई हैं, कहीं पे कोलीग्स के साथ कैसे आपने इथिकली बिहेव करना है और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रखना है। यही 8 बातों के इर्द गिर्द जो है वो हम इसको लेके चलें, तो ये डेफिनेटली आपने करना है। तो ये हमने जी पढ़ा था चैप्टर 3 से। उसके बाद आपको याद होगा स्टूडेंट, हम वीक 6 में आ गए थे इथिक्स के ऊपर, और हमने बड़े हफ्ते 3-4 वीक्स इसके ऊपर लगाए थे, इथिक्स और लॉ के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू इथिक्स से हम लेके चले इथिक्स की डेफिनेशन की चैप्टर, ऑल्दो ये चैप्टर 1 ही चल रहा है सारा बेस का, लेकिन ये बहुत डीप चैप्टर था, इसमें बहुत सी थ्योरीज थी। मैं आपको चैप्टर पे ही ले जाता हूँ, उससे आपको जल्दी याद आ जाती हैं चीज़ें। ये इसमें जो पेस ऑफ चेंज हमने की थी, ये तो काफ़ी इजी टॉपिक था। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसके बाद फिर जो इंफॉर्मेशन एज आ गई, वहाँ तक ही आपको लेके आ गया था राइटर। और फिर हमारा जो असल इसमें जो काम स्टार्ट होता है वो इथिक्स से स्टार्ट होता है, जो बड़ी डिटेल से टेक्निकल था कि इथिक्स की यहाँ इसने डेफिनेशन दी हुई थी जी। और इथिक की डेफिनेशन के बाद हमने इथिकल व्यूज, स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे, जिसमें डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज हमने देखी थी, जो कि इमैनुअल कांट इसका बानी था। फिर हमने थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म देखी थी, जिसे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल की, इसको हमने देखा था। और बड़ी तफसील से इसमें केस स्टडीज़ और नेचुरल राइट्स और नेगेटिव पॉजिटिव राइट्स, लिबर्टीज़, क्लेम राइट्स, और बहुत सी केस स्टडीज़, बेशुमार एग्जाम्पल्स, वीक्स
आफ्टर वीक हमने इसको तफसील से एक एक टॉपिक को इस चैप्टर से किया था। गोल्डन रूल्स, कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, कब जो है वो इथिकल लॉज बनना शुरू हुए थे, ये एक एक लाइन जो है हमने तफसील से जॉन लॉकी की रिसर्च और थॉमस होब्स का 1651 के लॉज और फिर रॉबल की रिसर्च, इसके बाद वो आप लेक्चर सुनिएगा चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और फिर हमने बड़ी तफसील से, क्योंकि ये जेनेरिक कॉन्टेक्चुअल टॉपिक था, इसमें कॉन्सेप्ट्स ही डेवलप करने होते हैं, साइंटिफिक टॉपिक तो है नहीं, तो वो हमने बड़ी तफसील से केस स्टडीज़ के साथ और डिटेल में ये जो है हमने यहाँ से ये किया था। वापस कोर्स प्लान पे चलते हैं। तो चैप्टर 1 सारा बेस का ये हम देखें 3 हफ्तों में लेके गए थे। इथिक डेफिनेशन, एप्लीकेशन इन डिजिटल एरा, द पेस ऑफ चेंज, इथिकल थ्योरीज, डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और ये आपको यही बताता है हाउ टू बिहेव इथिकली। ठीक है ना। एथिक्स एक पिलर है पूरा PPIST का, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का एक पिलर एथिक्स है। तो इथिकल वैल्यूज़ कैसे होती हैं, वर्क प्लेस पे आपने कैसे काम करना होता है, इसकी थ्योरीज भी देखी थी। फिर लोगों के राइट्स भी देखे थे, नेचुरल राइट्स, नेगेटिव पॉजिटिव राइट्स, लिबर्टीज एंड क्लेम राइट्स। यहाँ पे आप चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है और आपका मिड टर्म का सिलेबस भी पूरा हो जाता है। यानी कि मिड टर्म में आपकी शुरू की वो स्लाइड्स और जॉन डी का चैप्टर 1, फिर आपकी फ्रैंक बॉट का चैप्टर 2 पूरा नहीं है, उसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन ना बनाएं और ऐसे ही बिजनेस शुरू कर दें तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद चैप्टर 3 प्रेसमैन का पूरा आपका, और उसके बाद सारा बेस का चैप्टर 1 कंप्लीट। तो ये आपका जैसे लिखा हुआ है, और इन सब में वो स्टडी असाइनमेंट आपकी जो वीक 2 में आपको मिली थी रिसर्च पेपर पढ़ने की जो अपलोडेड है, तो वो एक रिसर्च पेपर हो गया, जॉन डी का एक चैप्टर, फ्रैंक बॉट के बस पहले 2 पेज ही हैं चैप्टर के, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप नहीं रजिस्टर करते तो फिर क्या नुकसान होता है, ये बात बस से फ्रैंक बॉट से इतना था। चैप्टर 3 कंप्लीट, चैप्टर 1 कंप्लीट प्रेसमैन का और सारा बेस का। और जॉन डी का जो चैप्टर 1 है वो सिर्फ 2-3 सफ़ों का था, उसमें स्लाइड्स जो हैं वो ज़्यादा अहम थी उस वीक की। तो ये और आपका मिड टर्म का सिलेबस है जो कि हमने कवर किया था। और क्योंकि अभी हम कोर्स रिव्यू भी साथ लेके चल रहे हैं, तो मिड के बाद आप देखो हमने प्रोफेशनल इथिक्स पे आ गए थे। इथिक्स आपके अभी कंटिन्यू थे, ये सारा बेस का चैप्टर 9 था। मैं वापस आपको सारा बेस के चैप्टर 9 पे ले जाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। प्रोफेशनल इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आप देखें, इसमें प्रोफेशनल इथिक्स की डेफिनेशन की थी, जर्नल इथिकल थ्योरीज पीछे पढ़ाए थे। प्रोफेशनल इथिक्स यानी ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, ये भी हमने इसके अंदर देखे थे। इसमें 3-4 पॉइंट्स से उनको हमने किया था। ये है प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स, ये वो है जो पेपर में आप पढ़ के आए हो। वीक 2 में जो पढ़ा था मैंने यहाँ पे बोला था दोबारा पढ़ें आप उस पेपर को, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स, वो शॉर्ट प्रीएम्बल में और तफसील के साथ उस रिसर्च पेपर में दिए हुए हैं, जिसका इसने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है। ये देखो बेटा, ये आप देख सकते हो IEEE CS की जो जॉइंट टास्क फोर्स CACM की, ये उसका रेफरेंस दे रहा है जो आपके पास पेपर अलग से मैंने आपको दिया था। तो ये आपने वीक 2 में भी दिया था और यहाँ भी मैंने कहा था कि एक दफ़ा दोबारा देख लें। ये जो 9वें चैप्टर का टॉपिक है, ये सारा का सारा जो है वो बेसिकली मिड से पहले भी आपके पास आ गया और बाद में फिर से आ जाएगा क्योंकि बुक में दिया हुआ। तो इसी तरह से गाइडलाइंस दी हुई थी कि आप ऑफिस में किस तरह वर्क करें, पीयर्स के साथ कैसे बात करें, जूनियर्स के साथ कैसे बात करें, और इसको हमने पेपर से मैच भी किया था। आपको याद हो, ये देखेंगे इसने SC कोड के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, 3.0.2, 3.0.9, 3.10 इस टॉपिक से रिलेटेड है। ये जितनी इसने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, ये सारी उसी रिसर्च पेपर से इसने निकाली हैं। और ये हमने इस लेक्चर में मैच भी किया था इसको और पेपर को, दोनों को साइड बाय साइड हमने मैच किया था, जो आप गो थ्रू कराए थे वीक 2 में, और मैंने कहा था एक्सटेंसिवली आपने पढ़ लेना यहाँ से। फिर हमने सिनेरियोज डिस्कस किए थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस फेज, और मेरा ख्याल है इसी पे आपको असाइनमेंट 2 भी मिली थी कि इथिकल कोड के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसा ही है बेटा, इसी पे असाइनमेंट 2 थी अगर मुझे सही याद है तो। जी सर, यस यही सर। स्टेट आपने दी थी। यस, तो ये आपने असाइनमेंट भी बनाई थी। और यहाँ पे जो है आगे इसने एग्जांपल दी हुई थी ईमेल्स की, वेब कैम इन स्कूल्स की,
प्रोफेशनल इथिक्स ही है ना, तो उसकी केस स्टडीज इसने डिस्कस की हुई है यहाँ पे, और ये मुसलसल देखें वो एससी कोड की पॉइंट्स देता जाएगा। ये पूरा चैप्टर ही उसी पेपर में से इसने लिखा हुआ, ठीक है। बाकी इसमें एग्जाम्पल्स थी, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आखिरी टॉपिक था जो कि हमने देखा था, इसमें किक बैक और डिस्क्लोजर के ऊपर हमने डिस्कस किया था। एआई और एआई का क्या फ्यूचर है, और इसके अंदर लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, वो इसमें डिस्कस की थी। तो ये हमारा मिड के बाद जो है, वापस चलते हैं, तो 9वां चैप्टर हमने किया था जी बड़ी डिटेल के साथ, और ये 2 हफ्तों में किया था, यानी कि 4 सेशंस में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था सारा बेस का। फिर हमारा इथिक्स का काम ख़त्म हो गया था, और जो कि हमें पूरे 5 वीक 6 से लेके वीक 10 तक हमने इथिक्स, और इसमें थोड़ा थोड़ा लॉ भी आता रहा है, तो ये 5 हफ्ते हमने इसके ऊपर स्पेंड किए। उसके बाद जी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट की बात की, जो फ्रैंक बॉर्ड के छठे और सारा बेस के चौथे चैप्टर से हमने ये किया था, और इसमें बड़ी तफसील से हमने फ़र्क देखा था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है और अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसमें क्या फ़र्क है, पेटेंट्स किसे कहते हैं और कॉपीराइट्स क्या होते हैं, बड़ी तफसील से ये चैप्टर हमने कवर अप किया था। फिर हम फ्रैंक बॉर्ड के चैप्टर 5 पे चले गए थे, और इसमें हमने कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा था। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में से वो चैप्टर 5 दिखा भी दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद आ जाएगा। इसमें एक काफ़ी सारी क्लॉजेस थी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने इस चैप्टर से की थी। 1 और 2 पे ये जो है अवेलेबल है, as you can see ये हाईलाइट हुआ है, और ये हमने बड़ी तफसील के साथ जी मिड के बाद कंप्यूटर इथिक्स के बाद ये हमारा जो है वो दूसरा टॉपिक था कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स का। पहला वो पेटेंट वाला था, और उसके बाद फिर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाला किया था, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स देखी थी, और इसमें ये जो था 5.1 ये बड़ा डिटेल था, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो इसके काफ़ी सारे सेक्शन थे कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ टू बी डिलीवर्ड, ओनरशिप ऑफ राइट्स, और उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, पेमेंट टर्म्स, और कैलकुलेटिंग पेमेंट फॉर डिलेज एंड चेंजेस, डेप्रिसिएशन की भी हमने बात की थी, पेनल्टी क्लॉजेज, ऑब्लिगेशंस ऑफ द, इसमें लीगल टर्म्स बहुत नहीं। आपको पता है फ्रैंक बॉर्ड लॉ पे ज़्यादा फोकस करता है, जो आपके कोर्स का एक और पिलर है, तो हमने इसमें लीगल पर्सपेक्टिव बहुत देखे थे, इंडेमनिटी, इन्फ्लेशन, एप्लीकेबल लॉ वगैरह। तो ये आपका इसी तरह फिर हायर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था आगे, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। ये फिर आपकी 3-4 कुछ और टाइप्स थी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है 5.4 पे। तो वापस चलते कोर्स प्लान पे, तो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किया था वीक 12 में जी। फिर हमने फ्रैंक बॉर्ड का 6 चैप्टर, ये 11वें हफ्ते में हमने सारा बेस का चौथा चैप्टर किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, और 13वें हफ्ते में फ्रैंक बॉर्ड के छठे चैप्टर से हमने कंप्लीट किया था इथिकल एंड लीगल बाउंड्रीज इन कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। ये देखें, ये अब फ्रैंक बॉर्ड में ही हम छठा भी पढ़ेंगे आगे, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें फिर अगेन वो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, लॉ की टेक्निकल टर्म्स सारा बेस से, और लीगल टर्म्स हमने फ्रैंक बॉर्ड से ही किए हैं सारी। तो इसमें जो है वो जितनी भी लीगल टर्म्स थी इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो हमने डिस्कस की थी वीक 13 के अंदर। उसके बाद जी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट और ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद, और एक ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये टॉपिक्स के बाद हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन कम्युनिकेशन आ गए थे, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर लॉस। तो ये हमने सारा बेस का अगर हम देखें छठा चैप्टर हमने किया था, आज यू कैन सी कि यहाँ से हमने तो इसमें एक मिनट, फ्रैंक बॉर्ड के 9th चैप्टर से किया था प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन कम्युनिकेशन। हाँ 6.3 हमने किया था जी, 6.1 और 2 से हमारा नहीं रब्ता था। इसमें 6.3 हमने किया था लर्निंग अबाउट जॉब एप्लीकेशन के एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, और रिस्क एंड रूल्स फॉर वर्क एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्क प्लेस भी हमने इसमें से देखा था जी, और मॉनिटरिंग एम्प्लॉई सिस्टम वगैरह,
और इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस थी वो हमने 6.3 जो है वो कवर किया था सारा बेस से, और चैप्टर जो आपका है 9 वो था फ्रैंक बॉट का। तो फ्रैंक बॉट की अगर हम 9th चैप्टर की तरफ चलें, इसमें लीगल लॉज दिए हुए थे सारे के सारे, जैसे प्रोजेक्ट के लॉज हैं वो हमने पढ़े थे यहाँ से, जो कि 2 और 2 पे दिया हुआ है आपको, ये आ गया जी। ये हाईलाइट हुआ हुआ है सारा चैप्टर 9। ये हमने कम्युनिकेशन की थी हमने सारा बेस से जी 6.3 से, और हेल्थ एंड सेफ्टी हमने की थी यहाँ से। इसमें हमने देखा था जी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद लॉज बने, सेफ्टी के लॉज आए, 1802 में बिल पास हुआ, और ये रॉबन्स कमेटी आपको याद आ गया होगा, अभी कुछ हफ्ते ही पहले पढ़ी है। रॉबन्स कमेटी की डिटेल थी 1972 की। पहले तो वो ब्रिटिश लॉ था 1802 का, उसके बाद रॉबन्स कमेटी की रिपोर्ट थी, और इसी की मोर और लेस जो है वो लेबर एक्ट में काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर यही वाली क्लॉजेज जो इसमें लिखी हुई हैं, हाईलाइट भी की हुई हैं, ये तकरीबन थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ इम्प्लीमेंट की हुई हैं। फिर हमने देखा था यूरोप का अपना एक लॉ आया था 1974 में, और इसको उन्होंने रॉबन्स कमेटी से डिस्टिंग्विश भी किया हुआ है। और इसी तरह से पीपल और प्लेसेस की हमने बात की थी, मुख्तलिफ प्लेस पे पीपल्स के लिए मुख्तलिफ लॉज होते हैं। फिर जनरल ड्यूटीज़ एक्ट की हमने इसमें बात की थी, इसकी हमने 3 क्लॉजेज भी पढ़ी थी कि केयर जो है वो किन 3 स्किल्स में आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज़ पर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो ये फिर हमने डिफरेंट केस स्टडीज़ और प्रैक्टिसेस को इसमें से पढ़ा था कि हु इज़ हु, किसकी क्या ड्यूटी है, डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, तीनों का क्या क्या रोल है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को सेफ गार्ड करने में। सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स किस किस तरह से होने चाहिए इसमें। कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, उन पे क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की। तो सेफ्टी पॉलिसीज़ और लॉ की भी हमने इसमें बात की थी। ये वो कंसल्टेंसी का जो मैं बता रहा था वो भी हमने इसमें पढ़ा था। लॉ इन्फोर्समेंट कौन कराएगा, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स और उनकी पावर्स, ये भी हमने डिस्कस की थी। और इसमें आपको याद हो हमने पाकिस्तान में फूड इंस्पेक्टर्स की केस स्टडी डिस्कस की थी, जो कि फूड स्टैंडर्ड्स को इन प्लेस करती हैं। ओके जी, हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन जो है वो भी हमने देखा था कि वो होना चाहिए हर कंट्री के अंदर रॉबन्स कमेटी के तहत, जो कि इन्फोर्स करे। इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की पाकिस्तान में बात की थी कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करती है, सोशल सिक्योरिटी को। आखिर में आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी इथिकल डायमेंशंस भी इसने थोड़ी सी डिस्कस की हैं, और सेफ्टी प्रोविजंस इसने डिस्कस किए, और यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस पढ़ा था जी। सारा बेस से 6.3 किया जी, सिर्फ इसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो सारी की सारी फ्रैंक बॉट के चैप्टर 9 से हमने की थी। उसके बाद लास्ट 2 वीक्स जो अभी मैंने आपको रिपीट किया, सारा बेस का चैप्टर 5 हमने पढ़ा था, 5.1 और 5.2, जिसमें के साइबर क्राइम एंड इंट्रोडक्शन और साइबर क्राइम लॉस दिए हुए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कोर्स रिव्यू। तो ये फाइनल का सिलेबस होगा आपका, जो कि हमने पढ़ा, तो सारा बेस का चैप्टर 9, और उसके बाद फ्रैंक बॉट का आपका चैप्टर 6, और सारा बेस का चैप्टर 4, और फिर कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स जो 5वें 6ठे चैप्टर से हमने किए फ्रैंक बॉट के, और फिर सारा बेस का 6.3, और फिर आपका ये 9th चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी वाला, और ये सारा बेस का 5.1 और 5.2 साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो जो फाइनल टर्म है उसमें ज़ाहिर है मिड टर्म का इंक्लूड नहीं होगा। फाइनल टर्म में फाइनल टर्म का सिलेबस होगा, और मिड टर्म में मिड टर्म का होगा। तो ये जी एक और आज का स्टडी ऑब्जेक्टिव हो गया जी। पहला काम था लास्ट 2 वीक्स का रिव्यू, उसके बाद जी कोर्स रिव्यू भी हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आज की मैंने डिस्कस करनी है आपसे, ब्रीफली 5 से 7 मिनट में लूँगा मज़ीद आपके फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपकी क्वेश्चन आंसर की तरफ रिगार्डिंग सिलेबस वगैरह। तो ये जॉन डूली का भी आपको दिखाता चलूँ चैप्टर 1, ताकि आपको ये भी याद आ जाएगा। बेसिकली ये वैसे तो हमने ये स्लाइड्स से पढ़ा था, वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ स्लाइड्स, ताकि कोर्स रिव्यू ज़रा कम्प्रीहेंसिव हो जाएगा। अब आपको सारी चीज़ें, ये बुक भी देखें, ये अपलोडेड है उसी कोर्स फोल्डर में, कोर्स के जो आपने डाउनलोड किया होगा। तो ये इसका पहला चैप्टर था जी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये इसका कंक्लूजन है। इसकी जो स्लाइड्स हैं वो बड़ी अच्छी बनी हुई थी, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें कि डेफिनेशन भी बड़ी तफसील से दी हुई थी।
बुक में चैप्टर तो काफ़ी ब्रीफ सा है, लेकिन जो PPTs थी, इफ़ आई कैन, वीक 1 और वीक 2 की, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और उसमें कुछ मैंने एडिशन भी की थी। अभी ओपन हो जाती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, ये आप देखें स्टूडेंट्स, आपको याद आ जाएगा, ये वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हमने उसकी डेफिनेशन की थी। डोमेन ऑफ द कोर्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, CLO PLOs हमने डिस्कस किए थे इसमें, ठीक है। और ये कोर्स क्या कवर करेगा वो भी हमने देखा था, कौन कौन से पिलर्स को ये टच करेगा, ये हमने इसमें देखा था। फिर कोर्स कंटेंट्स के बाद इसमें टेक्स्ट बुक्स हमने देखी थी, और आपका मिड टर्म, फाइनल टर्म, और जो आपकी UET की पॉलिसी है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। बाकी टीम का तो आपको पहले से ही पता था पिछले सेमेस्टर से कि टीम पे ही, और इंस्ट्रक्टर जो ईमेल आईडी वगैरह है वो आपसे शेयर कर दी थी। ऑल्दो यू गाइस नो दैट जो चैप्टर जो वीक 2 था उसमें हमने ये लेट मी शेयर विद यू, ये थी वो जिसमें हमने बड़ी तफसील से इसका इंट्रोडक्शन जो है, देखेंगे जॉन डी का चैप्टर 1 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो स्लाइड्स थी वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, कुछ मैंने भी एडिट की थी। प्रोफेशनलिज्म, ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म इन डेली लाइफ, ये हमने इसमें देखें प्रोफेशन की डेफिनेशन की थी, फिर प्रोफेशनल की डेफिनेशन की थी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी, और उसके बाद हमने मुख्तलिफ मिसालों से ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल हमने देखे थे। आगे 10 ट्रेड्स और भी ये देगा, इसने 4 ब्रीफ की दी हुई थी, और ये देखें ये वो 10 ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4, ये हमने इन स्लाइड से बड़ी तफसील से की थी। ये है तो जॉन डी की बुक का, लेकिन बुक का जो चैप्टर है इंटरेस्टिंगली वो काफ़ी ब्रीफ है, और स्लाइड्स जो हैं इसकी जो इन्होंने बनाई हुई हैं जॉन डी की बुक की, वो काफ़ी जो हैं वो तफसील के साथ थी। और ये देखें, अब मैं आपसे वीक 3 की भी शेयर कर लेता हूँ, जिसके इफ़ आई कैन शेयर विद यू वीक 3। तो ये देखें बेटा, वीक 3 में आपका ये वो पेपर दिया हुआ है, देखें द रेफरेंस मटेरियल, इसमें देखें टॉपिक है द कंप्यूटिंग प्रोफेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी, ये टॉपिक था आपका। और देखें रेफरेंस मटेरियल है, इंस्ट्रक्टर विल डिस्कस द कंप्यूटिंग प्रोफेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IEEE ATM/CS जॉइंट टास्क फोर्स, ये रेफरेंस 1। ये देखें ये वो रेफरेंस 1 जो पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है आपके फोल्डर में, अभी आज भी दिखाया है, ये वो था। और ये जो रेफरेंस 2 और 3 थे ना, ये हमने प्रेसमैन से पढ़े हैं। इसमें मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन का काम था प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हमने प्रेसमैन के चैप्टर 3 से मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन का काम जो है वो कवर अप किया था, ठीक है जी। तो ये वीक 3 में आपकी थी ही, ये देखें ये लिखा भी हुआ है सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड रेफरेंस 1 की, ये जो हमने प्रेसमैन से पढ़ लिए थे और इसकी कॉपी अपलोडेड थी, तो ये आपने वो जो 8 चीज़ें थी वो आपने इस हफ्ते में कवर की थी। तो उसके बाद वही बाकी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ सारा, बेस की बुक से और प्रेसमैन से, और वो सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 16 हफ्तों का कोर्स रिव्यू ब्रीफली, और लास्ट 2 वीक्स का रिव्यू भी हो गया। अब हम चलते हैं फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक फील्ड है, इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक पोर्शन जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं ये बेसिकली आपके कंडक्ट से, इथिक्स, इथिकल वैल्यूज से, लीगल कंसिडरेशन से, आपकी कम्युनिकेशन से, और एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों में इन बातों की केयर करने से रिलेटेड है। सो इसके अंदर पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में मास्टर्स और पोस्ट ग्रेड लेवल की डिग्रीज़ यानी PhD की डिग्रीज़ भी ऑफ़र होती हैं, और रिसर्च भी ऑफ़र होती है। और इसी से एक जो रेलेवेंट
एरिया है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो वो कोर्स भी आप पढ़ेंगे बीएससी के अंदर। उस कोर्स की प्री रैक है वो पीपीआईएसडी होगा, क्योंकि पीपीआईएसडी के अंदर आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ लेते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप ये पढ़ते हैं कि आप एक अच्छे मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो अच्छा मैनेजर बनने के लिए पहले आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का पता होना ज़रूरी है, और उसके बाद आप मैनेजमेंट टेक्निक्स उस कोर्स में पढ़ के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एसपीएम की डिग्री पाकिस्तान में भी ऑफ़र होती है, जिसमें कॉमसैट्स भी ऑफ़र कर रही है, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी ऑफ़र कर रही है एमएस इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो आपको काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी पाकिस्तान में, जो बेसिकली डिग्री का नाम एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो काफ़ी अच्छी डिग्री है, इंटरेस्टिंग डिग्री है, इसी से रिलेटेड है। और उसमें सिर्फ ये एथिक्स कम्युनिकेशन और लॉ तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि उसमें आप बहुत से दूसरे कोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि आपने अफराद को हायर कैसे करना है, इंटरव्यू करते हुए आपने कौन सी खसूसियात उनमें चेक करनी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब कैसा होता है। इसके अलावा उसमें आप ये पढ़ते हैं डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर मैनेजमेंट के, जो लोग थोड़ा सा डेविएंट होते हैं अपने काम से, उनको किस तरीके से आप इनलाइन कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजिंग पीपल किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसमें कोर्सेज होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें आप डेबिट क्रेडिट और वो तो एमबीए में भी ऑफर होता है, वो भी आप पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक कोर्स करते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये उसमें एरियाज होते हैं उस डिग्री के अंदर जो कि इनकम्पास करती है रिलेटेड फील्ड में। तो एक सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मिक्सचर जो है वो इसके अंदर आप एडवांस लेवल पे जाके स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट हो इस कोर्स को एक्सप्लोर करने का, तो जो आपकी सारा बेस और फ्रैंक बॉट है, इसके हर चैप्टर के आखिर में रेफरेंसेस दिए होते हैं। तो आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप उनके रेफरेंस पेपर्स को तफसील से पढ़ के इसमें नॉलेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी मटेरियल जो है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के हवाले से मिल जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स इसमें कुछ सोर्सेज ऑफ लर्निंग, और बुक्स हमने वैसे ही 3-4 जो हैं वो टच की हैं, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट ईयर नहीं है, आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, सीनियर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं। तो हमने इसमें बुक्स तो 2-3 पहले ही टच की हैं, जिसमें आपको एक ओवरव्यू ज़रूर मिल गया। तो जो चैप्टर्स हमने नहीं पढ़े, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मज़ीद आपको इंटरेस्ट हो तो जो रेफरेंस पेपर्स दिए हुए हैं इन हर चैप्टर के आखिर में, उसे आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करके मज़ीद इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपका इस एरिया में आगे डिग्री करने का प्रोग्राम हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहरिया यूनिवर्सिटी में कॉमसैट्स इस्लामाबाद में इससे रेलिवेंट जो हैं वो एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो कि एक रेलिवेंट एरिया है। उसमें डिग्री जो है वो अवेलेबल है, और इंटरनेशनली आपको एग्जैक्टली प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप रिसर्च कर सकते हैं एट पोस्ट ग्रेड लेवल। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने क्विकली थोड़ा सा कुछ सोर्सेज कवर अप कर लिए हैं फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग में। अब अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग मिड टर्म एग्जाम। सर जो आपने बुक्स अपलोड की हुई है ना ड्राइव पे और ये टीम्स पे, वो हाईलाइटेड नहीं है सर। हाँ, हाईलाइट मैंने विलिंगली नहीं की, मैंने जानकर नहीं की, और उसकी वजह ये थी कि आप लेक्चर को गौर से सुने। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली लेक्चर को आते हैं, सुनते हैं, या अगर मिस हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं और अगले लेक्चर में आके मुझसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो मैंने विलिंगली उसे नहीं छोड़ा। क्योंकि फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाकी जो चैप्टर होता है उसको पढ़ते ही नहीं है या लेक्चर ही नहीं सुनते। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा पूरा सेमेस्टर जो है वो स्किप कर जाते हैं लेक्चर्स। तो उसमें कोर्स तो कोर्स होता है, अगर ऑब्वियसली थ्योरेटिकल कोर्स है मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा ऑफ कैंपस ड्राई है, लेकिन स्टिल कोर कोर्स है तो इसमें आपको पढ़ना तो पड़ता है। तो उसमें मेरी फ्रॉम टीचर ये विलिंगली काम था, ताकि बच्चे जो हैं वो आके ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें और सिर्फ वो हाईलाइटेड मटेरियल ना पढ़ें, बल्कि घर जाके वो जितना आपको साथ साथ 2 पेज 3 पेज 4 पेज एक लेक्चर में आपको जितना उसमें रिकमेंड किया जाता है वो आप पढ़ लें,
और फिर जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें। और फिर उसमें एक और भी इंटेंशन थी कि आप जो है वो रिकॉर्डिंग को सुने पूरा। ये ना हो कि पेपर की रात जो है वो मतलब कि आप साइन इन हो गए हैं और फिर आप मतलब साइन इन करके आप अपने काम शाम करने चले गए इधर उधर, और आपने लेक्चर नहीं सुना और पेपर की रात आपने किताब से पढ़ लिया, तो ये सिलसिला ना हो। मेरी उसमें कोशिश थी कि ऑनलाइन लेक्चर में वीडियो तो अपलोड है, उसमें हाईलाइट नज़र आ रहा है, तो अगर कोई बच्चा नहीं सुन सका इंटरेक्टिव सेशन में तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर को पूरा सुने। क्योंकि साइंटिफिक तो ये ज़्यादा कोर्स था नहीं, इसमें अक्सर टर्म्स का ताल्लुक सोशल साइंसेज आर्ट्स से ह्यूमन बिहेवियर से था, तो इसमें कॉन्सेप्ट बनाना जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल था। वो ऑन कैंपस तो ज़रा और तरह का काम होता है, आप बहुत सी एक्टिविटीज़ करके बच्चों को अंगेज कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि वाकई ही स्टूडेंट साइन इन हो के तो वो उसको सुन रहे हैं, और कुछ सारे सब बच्चे साइन ऑनलाइन भी नहीं होते, बाज़-औक़ात लाइट नहीं होती, कोई और इशू होता है। तो वो मैंने विलिंगली किया था कि स्टूडेंट्स लेक्चर को सुने या फिर उसकी रिकॉर्डिंग सुने और जो पूरा मटेरियल है उसको स्टडी करें, और अगर वो लेक्चर देखेंगे तो उन्हें हाईलाइट मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के अपनी बुक को हाईलाइट साथ साथ जो लेक्चर वाइज था, उम्मीद है जिन बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे कोर्स में वो साथ साथ वहाँ से देख के, तो खुद ही पीडीएफ के अंदर वो मार्कर होता है, वहाँ से आप देखते जाएं और साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। तो ये मैंने विलिंगली किया, इसमें मेरी कोशिश थी, क्योंकि बतौर टीचर यही टास्क भी यही होती है कि बच्चे ग्रैस्प करें, लेक्चर्स को सुने और अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं, कि रेदर दैन कि वो सिर्फ हाईलाइटेड टर्म्स को क्रैम कर लें और इम्तिहान में नंबर तो ले लें लेकिन कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्टेन ना करें। तो वो विलिंगली था ना शेयर करना। ठीक है जी, और बच्चों कोई आपका सवाल हो बेटा, रेदर देन आपको बाद में याद आए और व्हाट्सएप पे आप क्यूरी करें, तो अभी मुश्किल हो जाएगा इंडिविजुअल सारी क्लास को बताना सिलेबस की क्यूरीज, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 सेशन एक्टिव हैं, चल रहे हैं, और उनकी साइकोमोटर भी चल रही है, वाइवाज भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम की मार्किंग भी चल रही है, कुछ हाई ग्रेड वाले स्टूडेंट्स भी कैंपस पे आए हुए हैं, उनकी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लैब्स की, थ्योरी की। तो बहुत जो है वो एक्टिव स्केजुअल आजकल है, सुबह से लेके और लेट इवनिंग तक, कैंपस टाइम्स के बाद तक भी, और सैटरडेज भी ऑन है। सैटरडे को भी हर हफ्ते हर डिपार्टमेंट में जो है वो पेपर्स हो रहे हैं। इस हफ्ते मेरा पेपर है, बाकी मैकेनिकल वालों का भी सैटरडे को पेपर है। तो अगर आपका कोई जहन में सवाल है बेटा मिड टर्म से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। सर जो आपने कोर्स पढ़ाया ना, कुछ बुक्स में नीचे एक्सरसाइजेस वगैरह भी हैं, तो आपने जो पढ़ाया सिर्फ उसी में से आएगा या हम एक्सरसाइजेस वगैरह भी रेडी करें? एक्सरसाइजेज एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अगर फर्स्ट ईयर में कोर्स हो तो वो बड़ी प्रिलिमिनरी किस्म के सवाल आते हैं, उसमें यह है कि आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, तो वो एज सच ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत थी तो मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो कम्प्रिहेंसिवली दी थी। एथिक्स का टॉपिक बहुत डीप था इस कोर्स में, एथिक एंड लीगल कंसिडरेशन, तो उसमें वो आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस होगी। और मैंने वाइवाज भी लिए थे, आपको याद होगा 2-3 बार वाइवाज लिए हैं, इवन आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके भी आपके वाइवा लिए हैं, ताकि आप लोग एंगेज हों। अगर किसी का नेट नहीं भी है, कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी मेरी बात हो गई इसी दौरान कि वो वाइवा के दिन एक्टिव नहीं थे, और मेरी कोशिश थी कि बच्चों के मार्क्स भी लूज़ ना हों और वो पढ़ें। तो 1-2 स्टूडेंट्स के फादर मदर से भी मेरी बात हुई, और फिर उनसे मैंने व्हाट्सएप पे 8 या 11 स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स का वाइवा जो है व्हाट्सएप पे लिया था। तो वहाँ पे वो आपकी प्रैक्टिस हो गई थी। एक्सरसाइजेज जो हैं वो फंडामेंटल लेवल की हैं। आप बस आपके नोट्स बने होने चाहिए जो आपने बनाए होंगे डेफिनेटली, और आपने वो लेक्चर सारे सुन लिए होंगे डेफिनेटली, और साथ साथ आप पढ़ते भी रहे होंगे जो आपको मटेरियल मैं देता रहा हूँ। इतना अगर आपने कर लिया और वो 2 असाइनमेंट्स भी बड़ी मेहनत से बना लिए हैं, तो फिर आई एम होपफुल कि आप बहुत अच्छा ग्रेड लेके कोर्स पास कर लेंगे। मज़ीद आपको इसमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसमें मज़ीद एक्सरसाइजेज, रिसर्च पेपर्स जो साइटेड हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। ओके सर। सर मैंने आपसे ये पूछ रहा था कि पेपर पैटर्न क्या होगा?
पेपर पैटर्न तो बेटा नहीं बता सकते एज पर रूल्स, बस उसमें ये होता है जैसे थ्योरी का कोर्स है, आप पहले भी पढ़ते आए हैं, उसमें केस स्टडीज होती हैं, डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं, की टर्म्स होती हैं हर कोर्स की, हर कोर्स में की टर्म्स होती हैं, की टर्म आपसे पूछी जा सकती हैं। टेबल मैचिंग आपने अक्सर देखा होगा, वो आपसे कुछ टर्म्स में जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे कोई आइडिया दिया हुआ है और यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है का, दूसरी आपके पास वो डियंटोलॉजिकल थ्योरी है, तो वो आप मैच कर सकते हो उसमें। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, केस स्टडी हो सकती है, किसी टर्म की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है, मतलब मेंटाई का काम क्या था, सीडीडीडी का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉन्स्टेंटाइन और मेंटाई के मैचिंग हो सकती है, मतलब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, केस स्टडी के हो जाते हैं, की टर्म्स के हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी सवाल हो जाता है कि आपसे वो पूछ लिया जाए कि ये आपकी नज़र में ये चीज़ इथिकल है या नहीं, प्रो या कॉन में आप लिखें, तो मतलब जो आपने पढ़ा है उसी तरह के ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, क्योंकि लैब तो इस कोर्स में है नहीं, ना इसमें कोडिंग है कि कोई उस तरह का, ना ही कोई न्यूमेरिकल्स हैं। अगले सेमेस्टर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कोर्स पढ़ा रहा हूँ जो कि न्यूमेरिक बेस्ड है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेट एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, तो उसमें अच्छी इंटरेक्शन रहेगी आपसे इंशाल्लाह। तो इसमें तो सिर्फ जिस तरह पहले सेमेस्टर में कंप्यूटिंग की लैब थी तो वो ज़रा टेक्निकल कोर्स है, तो ये प्योर थ्योरेटिकल कोर्स है, तो इसमें केस स्टडीज़, की टर्म्स, डिफरेंशिएशन, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिल इन दी ब्लैंक, टेबल मैचिंग, इस तरह के सवाल होते हैं। बाकी एग्जैक्ट कितने सवाल होंगे वो बता नहीं सकते एज पर रूल्स, इतने क्वेश्चन होंगे, इस चीज़ के इतने नंबर होंगे, ये होगा, बस सवाल इसी तरह के होंगे जैसे जैसा कि कोर्स है आपका। ठीक है सर। ओके बेटा। सर काइंडली ये हाइलाइटेड बुक्स तो अपलोड कर दें, अब कर दें। इसका मैंने जवाब दे दिया बेटा। ये और सर जो है ना मिक्स अप हो क्रैमिंग वाला जाता है। काम जो है वो कॉलेज तक ठीक होता है, एफएससी तक, तो एफएससी के बाद आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ़र्क ये है कि यूनिवर्सिटी इज़ क्रिएशन ऑफ नॉलेज, और कॉलेज तक आप क्रैमिंग करते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है। तो फर्स्ट ईयर तक भी चलें, पहले सेमेस्टर तक ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर में आप सीनियर ग्रेड स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो इसमें यह है कि क्रिटिकल लर्निंग ही आपका एक मोड है, और इसीलिए वो मैंने नई विलिंगली शेयर की कि आप हर हफ्ते पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, टीचर से कोई चीज़ नहीं समझ आती पूछें, और फिर उसमें अपनी इनपुट दें, नोट्स में लिखें कि आपका ये ख्याल है, और फिर आप 16 हफ्तों के बाद जो आप प्रॉपरली डिज़र्व करते हैं, आप मेहनत जितनी आपने की है उस तरह से आप मार्क्स लें फेयरली, तो वो ज़्यादा बेहतर है, रेदर देन आप की टर्म्स क्रैम कर लें पेपर की रात, बाकी सेमेस्टर जो है वो इतना ज़्यादा ना आपने रेगुलर स्टडी ना की हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा मैं पर्सनली डिस्करेज करना चाहता हूँ। कोर्स की नेचर भी ऐसी है, वो प्रोग्रामिंग का कोर्स हो तो उसमें बंदा शेयर कर भी देता है कि उसमें फिर आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, तो इसमें कॉन्सेप्ट ही बनाने होते हैं आपने, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक कोर्स को पढ़ें, लेक्चर सुनें, किताब को पढ़ें, हाईलाइट करें, अपने नोट्स बनाएं, फिर अपनी इनपुट दें, टीचर से पूछें, फिर अगला वीक नेक्स्ट टॉपिक, साथ साथ डेली, तो वो 4 माह में, 4.5 माह में तो आपका एक पूरा एक इंट्रो लेवल का स्केच आपके माइंड में बन जाता है। तो थ्योरी का कोई भी कोर्स हो, आगे भी आएंगे थ्योरेटिकल कोर्सेज, तो उसमें इसी तरह ही चला जाता है यूजुअली। ओके सर। और कोई क्वेश्चन बेटा आपका? उसमें आफ्ताब एक तरीका है बेटा, जितने लेक्चर है ना सारे सुनो यस अलिफ से लेके ये तक, और अपने नोट्स बना लो 3 दिन में, वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। वीडियो गेम भी आप देखें, खेलते हैं पूरी रात, बंदा जागता रहता है, आप कोई नेटफ्लिक्स का सीज़न देख रहे होते हैं तो 2 दिन बच्चे नहीं सोते, तो ये कौन सा मुश्किल है, आप लेक्चर चलाएं तो 25-30 घंटे 40 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, किताब खोल लें, उधर से देखते जाएं, यहाँ पीला करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, तो इट कैन बी डन। इससे आपको कोर्स भी आ जाएगा, और अगर आप A+ या A ग्रेड ले जाओगे तो वो मेहनत करके आपने लिया हुआ होगा, तो उसमें ओके आपके सर कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, ठीक है ना। ये मेरी कोशिश है कि इस तरह से हो, रेदर देन ये है कि आप सिर्फ याद कर लें और आपको कॉन्सेप्ट का ही ना पता हो, वो फिर थोड़ी सी ज़्यादती नहीं हो जाएगी कोर्स के साथ भी,
और अपने साथ भी हो जाएगी, आप भूल जाएंगे 2 दिन के बाद उस चीज़ को। जिधर आपने मेहनत की होती है वो आपको जो है वो चीज़ थ्रू आउट लाइफ जो है वो याद रहती है। तो ये मेरी कोशिश है कि आप इस तरह से जितना अर्न कर सकें अर्न करें और ग्रेड अर्न करें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो और बच्चों कोई सवाल आपका बेटा हो पूछें। ठीक है जी, अगर बच्चों को आपको क्लियर है मिड टर्म का सिलेबस, तो इंशाल्लाह पेपर के दिन आपसे मुलाकात होगी। सी यू ऑन द डे ऑफ पेपर। माय प्रेज आर विद यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके, मुझे उम्मीद है जो आपके मेजर कोर्सेज होंगे उसमें आपने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की होगी, जो प्रोग्रामिंग के और मेरा ख्याल है डेटा स्ट्रक्चर था। और कौन सा मेजर कोर्स था आपका इस सेमेस्टर में? सर असेंबली। असेंबली, हाँ सर जी। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर आपने पूरी मेहनत से पढ़े होंगे, क्योंकि वो आप सीएस में डिग्री कर रहे हो, तो जो कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं कोर प्रोग्रामिंग के, तो उसमें तो अच्छी तरह से जान मारनी चाहिए। बाकी हर कोर्स की अपनी अहमियत होती है। सीजीपीए क्रेडिट आवर्स देखें सबके बराबर हैं, तो सीजीपीए आल्सो मैटर्स। पहले तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, वो जितना आपने पढ़ा होता है उसी को ही सीजीपीए रिफ्लेक्ट करती है। तो बाकी कोर्सेज में भी मुझे उम्मीद है आपने जस्टिफाई किया होगा कोर्सेज के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, और इंशाल्लाह आपसे पेपर के दिन मुलाकात होगी। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा।